आज इसे याद भी कर लेंगे, इसे आज समझ भी लेंगे, इसे आज खत्म भी कर लेंगे। इसके अलावा दोबारा हम इसको अगर ना भी देखें और अगर हम इसके अलावा इसे दोबारा ना भी खोल के पढ़ें तो हमारी जिंदगी में कोई मसले मसाइल कम से कम एटीपी से रेलेवेंट ना हो। सबसे पहली चीज ये है कि एटीपी में जब आप कह रहे होते हैं कि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एटीपी कहते हैं इसे इसलिए बेटा कि इसमें याद कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से सोचना होता है और सारे पैसे इसी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रेलेवेंट सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं हाउ टू इम्प्रूव the accuracy of the experiment, whatever that may be. आपके ख्याल में क्या होगा? अच्छा, अब ये देखें, इन्होंने मुझे जेनेरिक आंसर दिए, ये कहते हैं कि रिपीट कर दें और क्या करें, तो रिपीट के अंदर ही घुसेगा ना एवरेज भी, अलग अलग चीजों में। रिपीट करने का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट दूसरी दफा करेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे? एक ही बात हुई ना, यानी कि एक और देखो, रिपीट का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपेरिमेंट 1 था, उसका आंसर आया 10, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमने 2 किया, यानी कि रिपीटेड है। अब आपने आंसर 12 तो नहीं कर देना इसको देख के, अगर आंसर 12 आया, आपने ये रिपीटेशन की है, इसके बाद आप फाइनल रिजल्ट में क्या देंगे? एवरेज ही देंगे। यानी कि अब आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट वुड बी 10 + 12/2। तो ये इनहेरेंटली इसी का पार्ट हुआ ना। Am I right? अच्छा, अब आप थोड़ा सा समझें। हो सकता है कि मैं आपसे इतना जेनेरिक तो क्वेश्चन कभी भी नहीं कहूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट था, जैसे वी वर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे आप कहते हैं। अगर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और आप आंसर देते हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट, तो आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि मैं बहुत ओपन ग्राउंड में खेल रहा हूँ, मैं अपना आंसर सब्जेक्टिव टू दिस एक्सपेरिमेंट नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल जी का एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपने यूज किया था पेंडुलम, ठीक है। डू यू नो व्हाट अ पेंडुलम इज? एक स्ट्रिंग होगा और एक बॉब होगा, ठीक है। आपने इसको टाइम किया, फॉर एग्जांपल पूरे ध्यान से सिर्फ सुनना है, आपको जो मैसेज जाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने इसको करने के लिए कैलकुलेशन की थी 10 वाइब्रेशंस की, ठीक है। उसके बाद आपने स्टॉप वॉच से आंसर लिखा। अब आप कहते हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट, आप ये भी तो कह सकते थे रिपीट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एंड देन टेक इट एज एन एवरेज। आप दोनों में फर्क समझ रहे हैं? अगर मैं कहता हूं कि मैं रिपीट कर रहा हूं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को और मैं रिपीट कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट में, इसमें क्या फर्क आ रहा है? सब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन होगा। वी गेट माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल हम लेंसेज की बात कर रहे थे, हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट की, हमारा एक में आंसर आया लेट से 5 सेंटीमीटर, हम कहते हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट। तो पहली चीज तो ये याद करें, या पहली चीज तो ये सोचें कि जब आपने फोकल लेंथ निकाली थी, आपने क्या किया था उसके लिए? आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेट किया होगा, इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन किया होगा, इमेज ऑब्टेन किया होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, शार्प फोकस्ड होगा, एट टू एफ होगा, जो भी कुछ होगा उसके अंदर। अगर आप ये कहते हैं कि एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड देन रीडू द एक्सपेरिमेंट, तो वोंट इट बी बेटर देन रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट? वी गेट माय पॉइंट? सी, एग्जामिनर्स जो हमारे पास हैं वो किस चीज पे मार्क्स देते हैं आपको? आप कभी भी मार्किंग स्कीम देखेंगे ना, आप, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना तो फजूल समझता हूँ। मैं आपको एक जेनेरिक सी कोई भी मार्किंग स्कीम अगर दिखाओ, लेट से ये MS Word, ठीक है, इसको शेयर करते हैं आपसे, क्योंकि इसकी तफसील करना जो है ना बड़ा लंबा काम हो जाएगा और बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, तो अभी इसका टाइम नहीं है, हमें अभी कुछ और करना है। ये मार्किंग स्कीम खोली, हम कहाँ जाते हैं डायरेक्ट? ये तो हमारे काम का है ना, ये है हमारे काम का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, राइट? हम क्या चीज स्किप करते हैं?
आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ये पढ़ा है? चलें, कोई 2 लोगों ने पढ़ा। इट सेज व्हाट? कि वो आपको नंबर किस बात पे दे रहा है? बात समझ में आई? ये इतने सिंपल से पॉइंट्स हैं, इतने सिंपल से पॉइंट्स हैं कि इसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है, देख सकता है। तो सबसे पहला टेक अवे आज का क्या होना चाहिए, ये तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो काम पहला है आज का, घर जाने के बाद, वो है कि आपने ये प्रिंसिपल्स जो है ना, जनरल मार्किंग प्रिंसिपल्स, ये स्टडी करना है, रीड करना है। आपको जो भी बात समझ में नहीं आया मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा, वरना आपको कुछ समझ में आ जाएंगे। ये पहली चीज है। अब बायो के एटीपी में जा रहे हैं, बायो का भी अलग से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के एटीपी में जा रहे हैं, उसका भी अलग से पढ़ेंगे। हर एक का एग्जामिनर अलग से कुछ आइडियाज आपको देगा। जब वो देगा तो वो आपको एक्सेप्ट करने में आपको इज दिस क्लियर? ठीक है, एनी क्वेश्चन चलना? ओके। दूसरी बात, अब हम ये कहते हैं कि हमारे एटीपी में सबसे ज्यादा मार्क्ड क्वेश्चन किस चीज का है? आप बताएं। जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है वो है ग्राफ। जबरदस्त। आपको पता है ग्राफ का अकेला क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? सिर्फ ग्राफ जब प्लॉट करते हैं उसके कितने मार्क्स होते हैं? 5 तो होते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर निकालें तो वो 10 से लेके 14 मार्क्स तक के बीच में होता है। यानी कि टोटल एटीपी के कितने नंबर है? कितने नंबर है? टोटल एटीपी के कितने नंबर है? 30, 40, 50, 60, 30 नंबर है। टोटल एटीपी के 30 नंबर है। और टोटल एटीपी में से जो आपका स्कोरिंग पेपर है, जो स्कोरिंग क्वेश्चन है, वो किसका है? ग्राफ का है। अगर हम ग्राफ एक्सपेक्ट करें, यानी कि आपका 12 मई को जो पेपर आपके सामने आएगा, उसमें आपको सबसे पहले क्या पता है क्या होगा? ग्राफ होगा। आपको बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे ये नहीं पता कि वो हीट से रेलेवेंट होगा, मुझे ये नहीं पता मेरी बला से वो करंट से रेलेवेंट होगा, मेरी बला से वो हुक्स लॉ से रेलेवेंट, वो होगा किसका? ग्राफ का। अच्छा, अब ज्यादातर जो लोग पढ़ा रहे होते हैं वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि एक्सपेक्टेड पेपर क्या है। एक्सपेक्टेड पेपर में जब भी जाएंगे ना, तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, जैसे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, तो आपके ऊपर जो होता है फिर वही होगा। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो आप ओवरऑल क्या रहेंगे? बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। आप बात को समझे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पे बोला, लेट्स लेट्स अज्यूम कि इस साल काइनेमैटिक्स का ग्राफ आएगा 8 में। अब साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, मैं जब 12 तारीख को पेपर में बैठा हूँ तो मेरे जहन में क्या है कि काइनेमैटिक्स किधर है। और अगर वो नहीं आया, अब आपके जहन में पहला जो विलन आएगा वो कौन होगा? मैं। दूसरा जो आपके साथ हो रहा है वो इस बात के ऊपर पूरा का पूरा पेपर आपका जाया करवाएगा कि आप उससे में, आपका दिमाग बंद हो चुका है, अब आप सोच नहीं रहे, अब आप रिएक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब आप कभी भी उसके 14 मार्क्स नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि आपके जहन में एक बंदे ने प्लांट कर दिया था कि इसमें क्या आएगा? ग्राफ में काइनेमैटिक्स आएगा, वो नहीं है। लेकिन एक मिनट, लेट्स रीफ्रेज इट। सर ने कहा था ग्राफ आएगा, ग्राफ का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैं इन 5 में से 5 पूरे लेने वाला हूं, मैं इन 10 में से 10 पूरे स्कोर करने वाला हूं, मैं इन 14 में से 14 पूरे स्कोर करने वाला हूं, मैं एक भी नंबर इसमें से नहीं जाने दूंगा। ये मेरी अप्रोच है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ग्राफ में क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको ग्राफ में उसकी इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम सब हैं तो मैथ के स्टूडेंट्स, लेकिन हम ग्राफ के इंटरप्रिटेशन में बहुत वीक होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कुछ लोगों को तो पता होगा जिनसे बात हो चुकी है। और डायरेक्टली रिलेटेड, क्या ख्याल है? अब देखें इसने कितना वैलिड पॉइंट रेज कर दिया 1 मिनट में, कि डायरेक्टली रिलेटेड में इनका ये कहना है कि ओरिजिन से पास नहीं होगा। आप बात को समझे? ये वो डिटेल है जो आपके 6 से 7 नंबर खा सकती है। क्यों क्यों? आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ग्राफ प्लॉट करना मसला नहीं है, हर बच्चा प्लॉट कर लेता है। वो ग्राफ प्लॉट गलत करेगा जो तंग आया हुआ है ना जिंदगी से, जिसने पेपर ही नहीं देना, गलत तो वो करेगा। कोई भी बच्चा जो ग्रेड 11 ओ लेवल में अपेयर हो रहा है, उसका ग्राफ प्लॉटिंग गलत नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो सही करेगा, लेकिन वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हर ग्राफ के क्वेश्चन में एक होता है, व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय द वेरिएबल्स। वाले आपने सुना है, आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप।
आप हमेशा जाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें दो ही रिलेशनशिप पता है, एक डायरेक्टली एक इनवर्स। पता तो हमें एक ही रिलेशनशिप होता है वैसे, लेकिन हम फोकस इस पे करते हैं। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने लिख दिया, आपने पता एग्जामिनर को क्या मैसेज दिया कि मैं ही तो था जो आप जिसको ढूंढ रहे थे, वो मैं ही हूँ। आप कहाँ इधर उधर मसरूफ थे, अब आप खेले मेरे साथ, ये राम है, ये देखें। एग्जामिनर बोलेगा अच्छा तू इधर ये। अब वो आगे तक आपको क्या क्या करेगा आपके साथ, आपके साथ वो ईसीएफ की कटिंग करेगा। अब ईसीएफ की कटिंग करने का क्या मतलब है, ईसीएफ में हमें ये समझाया जाता है, क्योंकि हमारे जहन में है इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडीज कि एक चीज गलत होगी आगे सबके नंबर मिलेंगे, वो इसकी बेसिस पे आपके आगे भी नंबर काटेगा। अब आप सोचे मैंने क्या कहा, आपने ग्राफ सही प्लॉट किया, आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर सके, वो ग्राफ में आपको जहां प्लॉटिंग में 4 मार्क्स देना चाह रहा था वो 3 देगा, इसको पता ही नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम थोड़ा सा इवैल्यूएट कर रहे थे अभी पीछे जो रिजल्ट आए, जो डिस्टिंक्शन आई है, ऐसे कई सारे बच्चे थे, आपने शायद यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसमें देखे भी होंगे, जो बच्चे बात कर रहे होते थे टॉप नॉच बच्चे, यानी कि ये मुनीर के कैलिबर से भी ऊपर के बच्चे, इवन उनका डिस्टिंक्शन में नाम क्यों नहीं आया, बिकॉज ये वाले ब्लंडर्स क्यों। हालांकि फॉर एग्जांपल फिजिक्स के 40 एमसीक्यू है, 40 के 40 सही तो डिस्टिंक्शन बनती है ना, बनती है या नहीं बनती, सोचो। अब वो बच्चे जो 97%, 98% कंसिस्टेंट रहे पेपर में, अगर उनका उसमें नाम नहीं आया, इसका मतलब उन्होंने एक तो गलत किया होगा। यू गेट माय पॉइंट। अगर वो एक भी गलत हुआ है तो वो सारी जिंदगी के लिए जो उनका मौका था, ए स्टार तो आ गया, उन्होंने एम ही ए स्टार का किया, ए स्टार तो आ गया, लेकिन वो जो कुछ बड़ा कर सकते थे वो रह गया। ना सिर्फ फिजिक्स में रहा, बल्कि केमिस्ट्री में भी रह गया, बल्कि बायो में भी रह गया। तीनों के एमसीक्यू हुए थे ना, तीनों को कोई पेपर 2 पेपर 4 हुआ ही नहीं था। तो क्या ऐसा कोई भी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, या ऐसा कोई भी इतना काबिल टीचर हमारे स्कूल में हमारे सेंटर में मौजूद नहीं है जिसकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं आ सके? नहीं नहीं, आपने एग्जामिनेशन डे को गलत इंटरप्रेट किया। आप उस दिन वहां पे बैठ के पता नहीं किस प्लानिंग में थे, पता नहीं आपने क्या हरकतें की हैं। एक बच्चे से जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ था, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया उसमें, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसकी पक्की पक्की होगी डिस्टिंक्शन। तो उसने कहा सर मैंने जो हम यूजुअल गलती करते हैं ना, सर मैंने क्या किया था, सर मैंने ग्रिड को एंड में कलर किया। अब आप बात समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, ग्रिड को एंड में कलर करने का क्या मतलब है। सोचा एक मिनट के लिए, आपने 1A कहाँ पे टिक किया, 1A कहाँ पे टिक किया आपने, क्वेश्चन पे। 2B कहाँ पे टिक किया, क्वेश्चन पे। कहाँ करना था आपको। अब आप जब एंड में ग्रिड पे कलर कर रहे हैं तो क्या आप इंसान हैं, पहली चीज तो ये सेट करते हैं, क्या आप इंसान हैं। अगर आप इंसान हैं तो क्या ये बात की गारंटी है कि आप एग्जामिनेशन प्रेशर पे बैठे हुए तो 1A पीछे ग्रेड पे भी 1 ही जा रहा होगा, या ये 40 तक बिल्कुल सही जा रहा होगा। क्या एक भी आगे पीछे नहीं हो सकता, और अगर एक भी आगे पीछे हो गया, आप बात समझ लें क्या हुआ। तो ये वो माइनर डिटेल्स हैं जो हम एग्जामिनेशन डे पे हमेशा इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। बेटा कभी भी कोई भी बच्चा, इवन मैं भी अगर जाके अभी फिजिक्स का पेपर दूंगा ना, मेरा भी स्कोर इस बात के ऊपर नहीं होगा कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस भी हैं कि मैं कितना लॉजिकल होकर सोच रहा हूँ। अगर आप बेटा सिर्फ लॉजिकल होकर एटीपी अटेम्प्ट करेंगे ना, दुनिया का कोई एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता, ये गारंटी है, ये बात ले लें। याद किया हुआ है, फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सवाल पढ़ेंगे, सवाल ही में से जवाब निकलेगा, नजर आएगा यहाँ। मैं अभी आपको कराऊंगा अभी कुछ क्वेश्चन, उसके शायद आपको लगेगा कि फॉर्मूला पता नहीं कौन सा है यार, पता नहीं कहाँ से है फॉर्मूला, लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो आपको नजर आएगा कि नहीं यार इसका तो जवाब यही था, ये रहा। यू गेट माय पॉइंट। तो सबसे पहला टेक अवे ये था कि वो जेनेरिक मार्किंग प्रिंसिपल्स यू हैव टू रीड देम अप। सेकंड इज कि अटेम्प्ट योर पेपर लॉजिकली। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने कभी भी पेपर पहले पेज से शुरू नहीं करना। कहाँ से शुरू करना है, जहां से देखे ना आप, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। फिजिक्स का पेपर 2 मैंने आपको कहा हमेशा सेक्शन बी से करना, हमेशा रिकमेंडेशन है। मैं आपको अभी भी कहूंगा कि एटीवी में आप पूरा एटीवी खाली देखें, पहले देखें आराम से,
टाइम आपको पता है फिजिक्स में इतना होगा कि आप सो रहे होंगे। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, टाइम खत्म नहीं होगा, आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, गारंटी खत्म हो जाएगी, पहले खत्म हो जाएगी और बहुत पहले खत्म हो जाएगी। आपने उसके बाद क्या करना है? वही करना है ना जो नहीं करना चाहिए, वही करना है ना जो नहीं करना चाहिए, जो मना है तो वो मत करें। आप क्या करेंगे? आप पूरा टाइम यूज करेंगे। आप पहले 5 मिनट सिर्फ ये देखें, देखिए आप जब आप सिर्फ ये समझें कि आपका टीचर कई दफा पेपर दे चुका है, उसकी जिंदगी भर के बच्चे बार बार बात करते हैं, उसको पता है। जब वो ये कहता है ना कि आप पहले बैठ के सिर्फ प्लान करेंगे पेपर में है क्या करना क्या, इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जो प्रेशर रिलीज करेगा। अगर आप 1 मिनट, अगर आप टेंशन में है ना, इसका मतलब है कि आपने पूरे पेपर को देखा ही नहीं। जो पूरे पेपर को बगैर देखे अटेम्प्ट करना पेपर शुरू करता है, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो एक जैसे गाड़ी चल रही है रोड पे विदाउट साइड मिरर्स, तो वो तीर की तरह जाके कभी राइट कभी लेफ्ट कहीं पे भी ठोकेगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है मेरे साथ, उसको उस रोड की ट्रेजेक्ट्री का पता ही नहीं है कि पेपर कहाँ लेके जा रहा है। देखिए फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, बायो के पेपर में इतना लंबा सिलेबस है कि पूरा सिलेबस एग्जामिनर कभी टेस्ट कर ही नहीं सकता, एक ना एक टॉपिक वो जरूर छोड़ेगा, छोड़ दे वो। तो हो सकता है जब हम पूरा पेपर पढ़ लें तो हमें ये अंदाजा हो जाए कि यार ये पेपर में वो वाली जो मेरी वीकनेस थी वो तो है ही नहीं। दैट गेट्स यू व्हाट, दैट गेट्स यू वेयर, यू गॉट माय पॉइंट। दूसरी चीज अगर होगी तो दैट मींस यू वुड बी अफ्रेड टू अटेम्प्ट दैट ओनली। यार ये नहीं आता ना, सेग्रीगेट तो हो जाएगा, 1 मिनट सेग्रीगेट तो हो जाएगा, ये नहीं आता। टॉक टू योरसेल्फ यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर मेरी जिंदगी में एक देखें, एक सवाल अगर मेरी जिंदगी में गलत हो जाए, इसका कभी भी बेटा ये मतलब थोड़ी होगा कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम कोई मतलब एंजल्स थोड़ी है कि हम परफेक्शन के मॉडल उतरे ऊपर से कि 1 से लेके अपने आप से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ह्यूमन रखें कि मैं गलती करूंगा। आप ये क्यों प्लान करके जा रहे हैं कि मैं गलती नहीं करूंगा? आप प्लान करके जाएं, रिलैक्स हो जाए कि मेरी गलती होगी, आई एक्सेप्ट इट। यू गेट माय पॉइंट। कभी भी प्रेशर में जाके कि बिल्कुल परफेक्शन आएगी ना, मतलब मार्किंग स्कीम बना के आएगा आपका भाई, ये वाली थॉट है सुसाइडल थॉट। ये वाली थॉट आप यकीन करें, इट विल टेक यू नोवेयर। आप जाया हो जाएंगे आपके, आप इवन यहां तक सोच रहे होंगे यार ये मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको कट करूंगा ना मेरा पेपर बुरा लगेगा, ये भी आपको हर्ट करेगा। और ये सब एक्स्ट्रा थॉट्स हैं जो पेपर में नहीं होनी चाहिए। भाई मैं गलत करूंगा, मुझे पता है मैं गलत करूंगा, जब मुझे पता है कि मैंने एक जगह पे जाके शहीद होना है तो मैं अपना बेस्ट पॉसिबल दूंगा ना उस वक्त। आपको बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज द गेम ऑफ नर्व्स। कभी इससे पूछ लेते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते, तो मैं लग रहा तो तुम्हारी डिस्टिंक्शन आएगी, सच बोल रहा हूँ। ये कह रहा है नहीं, ये अब ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होगा ना, चौड़े जी कराएगा, तो वो वाला फीचर भी जरा साइड पे रखते हैं। इसको नहीं पता था कि इसकी इस्लामियत में डिस्टिंक्शन आएगी। इस्लामियत वाले दिन पेपर में हालात कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत बुरे थे, बीच में थे, नॉर्मल थे, नॉर्मल थे, ये देख नॉर्मल थे। इसका मतलब ये कि अगर ये कभी प्लान करके जाता कि मैं तो डिस्टिंक्शन लाऊंगा, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। क्या प्लान करके जाएंगे भाई? जो आता है वो करेंगे, जो नहीं आता छोड़ देंगे। जब आप ये प्लान करके बैठेंगे ना, पहले पेपर से, पहले आंसर से, पहली अटेम्प्ट से, आप रिलैक्स रहेंगे। आपने पूरा पेपर देख लिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, अबे 4 तो आता होगा, 5 तो आता होगा। तो 1 2 3 का सदमा लेके 4 और 5 को बर्बाद नहीं करना। बात समझ में आई? तो जब आप पूरा पेपर देखेंगे आपको एटीपी नजर आ गया, पेपर 2 की वर्कशॉप में वहां पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, आपको एटीपी नजर आ गया, ग्राफ देखा आपने, ग्राफ इज यू नो माय टारगेट, कि ग्राफ पे मुझे नंबर लूज नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि फिजिक्स के ग्राफ में क्या होता है, आप नोट करें, फिजिक्स के ग्राफ में सबसे पहली चीज जो मार्क्स गेनिंग होती है, मार्क्स स्कोरिंग होती है, वो हमेशा आपको बताते हैं एक्स एक्सिस पे क्या होगा, गिवन होता है ना, वाई एक्सिस पे क्या होगा, गिवन होता है ना। कभी ये तो नहीं डिसाइड करवाते कि यार खुद ही सोचो, दिया हुआ होता है ना। दूसरा मतलब कितना स्पून फेड करते हैं, देखें पूरा टेबल देते हैं आपको वो बना के, यानी कि मैं आपको वो वाले ग्राफ तो पहले आते थे किसी जमाने में, एक वैल्यू दी हुई है, 4 मिसिंग है, खुद सोचो, कैलकुलेट करो।
अब तो ये है ही नहीं ना। अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो टेबल में क्या करते हैं, आपको शायद याद हो, मैंने आपके साथ किया भी है एग्जाम में, ऊपर यूनिट खा जाएंगे, है ना, जो हम इग्नोर कर देते हैं, ये खाली जगह है, खाली रह देते उसको। तो सबसे पहली चीज जो वो आपसे पूछ सकता है वो क्या पूछेंगे कि भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, चलो बता दो, ये पूछेंगे ना आपसे। लेकिन आपको जो ग्राफ में वैल्यूज देनी है, जो आपको सारी वैल्यूज दी है, वो तो आपको गिवन है यार, जिसका भी ग्राफ बनाना है गिवन है। और हो सकता है कि एक आधी मिसिंग हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक आधी वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पे भी आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है। कभी भी उस वैल्यू को नहीं सोचें, सोचे ही नहीं। क्या आपके पास 10 वैल्यूज है, उसमें से 9 मिसिंग होंगी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या ग्राफ नहीं बन सकता? बन सकता है ना यार। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो 3 पॉइंट्स पे भी बन सकता है ना, या नहीं बन सकता? वो बेस्ट फिट के ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन बन तो जाएगा ना। एक ही मिसिंग होगी ना, छोड़ दो उसे, किसने कहा है सोचो, अभी नहीं सोचो, पहले क्या करो, ग्राफ बना लो। बाकी सारी वैल्यूज तो तुम्हें पता है ना। आउट ऑफ 10 9 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, आउट ऑफ 10 8 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। आपका ग्राफ तो कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा। डू गेट माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास 8 ऑब्जर्वेशन थी, मैंने 8 का ग्राफ बना लिया। अब मुझे ये पता कि भाई ये लाइन यूं जा रही है, तो जो एक आधा मिसिंग होगा वो इसी लाइन के आसपास ही होगा ना कहीं। एम आई राइट? फिर अगर मैं बाद में किसी पैटर्न को अज्यूम कर रहा हूँ, किसी पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा भाई ऊपर से नीचे आते हुए 2 का फर्क पड़ रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए 10 का फर्क पड़ रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए 20 का फर्क पड़ रहा है, तो वो फर्क उतना होना चाहिए जो इस ग्राफ के भी आसपास हो कहीं ना कहीं। डू गेट माय पॉइंट? एक वैल्यू मैंने पूछी भी थी एटीवी के अंदर। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, एक मिसिंग भी हो सकती है। हाँ अभी आ जाएगा, एक मिसिंग भी हो सकती है। और अगर एक वैल्यू मिसिंग है, फॉर एग्जांपल आपको डेटा दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, ये टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 10 20, यहाँ दिया हुआ है फिर 40 50 60। तो अब आपको ये वाली वैल्यू कहाँ से निकालनी है? एक तो ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है कि 10 का डिफरेंस है। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेंड तो बाद में देखें, पहले आप क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने के बाद आप देखें यार अच्छा मुझे यहाँ पे लिखना तो 30 था, लेकिन वो 30 आ भी रहा है इधर या नहीं आ रहा। You get my point? हो सकता है 25 का डिफरेंस हो, बाज़ औक़ात जो डिफरेंस होता है वो 1.1 का होता है, बाज़ औक़ात डिफरेंस होता है 1.4 का, बाज़ औक़ात डिफरेंस होता है 1.8 का। यहाँ पे आगे फिर कौन बच्चा मार खाता है? यहाँ पे आगे वो बच्चा मार खाता है जो स्ट्रेंड को एनालाइज ही नहीं कर पाता। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो एग्जाम में तो हम 1+1 भी कैलकुलेटर से कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात तो कैलकुलेटर उसमें भी गलत आंसर दे देता है। ये होता है या नहीं होता है सब? यही सिर्फ मेरे साथ ही होता था? होता है ना आप लोगों के साथ भी? या कभी नौबत ही नहीं आई सर कैलकुलेटर के बगैर भी हो जाता सर पेपर, तो कैलकुलेटर की जरूरत किसी को पड़ती? तो ऐसा नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हो भी सकता है और कैलकुलेटर के अंदर भी बहुत कुछ जा सकता है, आपको पता है। कैलकुलेटर की पूरी मेमोरी होती है, समझ में आई? अगर आपके पास एक अच्छा कैलकुलेटर है तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें फिट करनी आनी चाहिए, आ भी सकती है। तो ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम अपने एटीपी के अंदर सबसे पहली चीज किसे टारगेट करेंगे? ग्राफ को। हमने पूरा पेपर देखा, हमें कुछ नहीं आता है, हमने सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना है? ग्राफ को। आप कभी इस पैनिक में नहीं जाएं कि मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन सबसे पहले करूंगा, जी नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका एटीपी में होना है वो कौन सा है? ग्राफ है, क्योंकि ये हैवी वेटेड है। बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? दूसरी बात, अब ग्राफ के बारे में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? तो पहली चीज तो मुझे पता होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी और क्या? नॉन प्रोपोर्शनैलिटी। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी और नॉन प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता हूं तो उसका तरीकाकार क्या होगा भाई? उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं इंटरप्रिटेशन किस तरह से कर रहा हूं। या तो वैल्यूज प्रोपोर्शनल होंगी, अगर वो प्रोपोर्शनल होंगी तो दो केसेस हैं, या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन या क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। एम आई राइट? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए इसका क्या मतलब है? हो सकता है ये रिलेशन हो सकता है ये रिलेशन हो सकता है ये रिलेशन हो। एम आई राइट? ये रिलेशन कैसे पता चलेगा वैसे? ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट से पता चलेगा। आप ग्राफ का ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? राइज ओवर रन, है ना? निकाल सकता है ना? तो अगर ग्रेडियंट 1 आ रहा है तो ये होगा, अगर ग्रेडियंट 2 आ रहा है तो ये होगा, अगर ग्रेडियंट 3 आ रहा है तो ये होगा।
Am I right? लेकिन ये पास कहां से हो रहा है? ये हो रहा है ओरिजिन से पास, तभी मैंने क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल। तभी मैंने क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल। इज दिस क्लियर? बेटा अब्दुल्ला तुम ध्यान दे रहे हो, पक्की बात है? इज दिस क्लियर? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इनवर्स रिलेशन क्या होगा, बताएं, कैसे पता चलेगा? जबरदस्त, एक्सेलेंट। y इज इक्वल्स टू या तो 1/x होगा, y इज इक्वल्स टू या तो 2/x होगा, y इज इक्वल्स टू या तो 3/x होगा, कुछ ऐसे ही होगा। एक्स स्क्वायर और क्यूब्ड के तो ग्राफ नहीं आते हमारी फिजिक्स में, या एक्स एक्सपोनेंट के तो ग्राफ नहीं आते, या साइन एक्स कॉस एक्स के तो ग्राफ नहीं आते। यही कर लेगा, इससे ज्यादा क्या उखाड़ लेगा एग्जाम में। तो भाई ये भी 1/x है या 2/x है या 3/x है, कहां से पता चलेगा? ग्रेडियंट इसका 1/1 आ रहा होगा, 1/2 आ रहा होगा, 1/3 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा ना ग्रेडियंट, और क्या आ रहा होगा? इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा होगा। इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? लेकिन दोनों केसेस में ये कहां से पास हो रहा होगा? ओरिजिन से। अब आते हैं दूसरे फेज पे। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि नहीं ठीक है, ये कहानी डिफरेंट है, हम बात करना चाहते हैं लीनियर रिलेशन की, तो अब लीनियर रिलेशनशिप कैसे होगा? लीनियर रिलेशनशिप में ओरिजिन का कोई अमल दखल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर थोड़ी सी इक्वेशन मुझे याद आ रही है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, यहाँ पे c नॉन जीरो होगा, जिसे आप क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। यानी कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या था? जीरो, यहाँ नहीं। इसका मतलब है कि जब x जीरो है तो y जीरो नहीं है। अब ये है लीनियर रिलेशनशिप। और लीनियर रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है, लीनियर रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है, लीनियर रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है। तीनों की बात कर लेते हैं, 1 2 और 3। तो इस रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे करेंगे? आप अंग्रेजी में तो नहीं लिख सकते कि प्रोपोर्शनल है, अब क्या लिखें? इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग होगा। Am I right? इसमें से इंक्रीजिंग कौन सा? 1 और 3 दोनों इंक्रीजिंग है। कांस्टेंट क्या है? 2 वाला। डिक्रीजिंग कैसा होता? यूं होता, नेगेटिव ग्रेडियंट होता उसका। Do you get this part? Is this understood? कोई ग्राफ में मसला, कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में हो ग्राफ से रेलेवेंट? जी, यहाँ पे थोड़ी आएगा क्वाड्रेटिक, हमारे फिजिक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, आखिरी आंसर बस। फिजिक्स में कोई भी ग्राफ क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर कोई ग्राफ क्वाड्रेटिक होगा तो वो सिर्फ हमेशा याद रखना इनवर्स रिलेशनशिप में आएगा, वो होगा y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। इससे ज्यादा आगे कभी भी नहीं जाएंगे। इनवर्स ग्राफ होगा तो वो ओरिजिन से शुरू, अगर क्वाड्रेटिक होगा, और नॉन क्वाड्रेटिक होगा तब भी ओरिजिन से शुरू, ओरिजिन से पास नहीं होगा वो, लेकिन स्केलिंग तो ओरिजिन से हो रही होगी उसकी, ओरिजिन से पास नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो तो फिर एक अजीब चीज बने होते हैं। Am I right? लेकिन एक और बात भी है, अभी आते हैं उसके ऊपर भी, बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया इसमें। इनका ये कहना है कि सर इनवर्स अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू 1/x का ऐसे बन जाएगा, 1/x स्क्वायर का शायद थोड़ा सा डीपर बन जाए, यूं करो हो जाएगा। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्राफ ऐसे जा रहा हो, तो ये भी तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा जैसा डायोड के केस में होता है। याद आया? अब आते हैं उसके ऊपर भी, यूं जाता है ना डायोड का ग्राफ, यूं जाता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग, ये भी पॉसिबिलिटी। बहरहाल अब आते हैं कि हमें क्या क्या आज पढ़ना है, क्या क्या हमें देखना है। तो ग्राफ आर ड्रॉन टू शो एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फॉलोइंग। नंबर 1, क्या एप्रोप्रिएट यूनिट्स होने चाहिए। अच्छा, यूनिट कैसे लिखते हैं हम फिजिक्स में? स्लैश डाल के, यानी कि अगर टाइम प्लॉट कर रहे हैं तो टाइम का यूनिट कैसे लिखेंगे? यूनिट ये नहीं होता, ये सिंबल होता है। यूनिट क्या होगा? एस। अगर नहीं याद आ रहा, परेशान हो गए, क्या तरीका बताया था, क्या करना चाहिए? भाई पूरी अंग्रेजी लिख दो, पूरी अंग्रेजी लिख दो, सेकंड मुझे नहीं समझ आ रहा क्या था,
और भी और आगे बढ़ो, मुझे नहीं पता ये टी टाइम है या ये टी टॉर्क है या ये टी कुछ और है, तो ठीक है पूरा लिख दे भाई टाइम सेकंड, ये तो याद होगा ना, फिजिक्स का पेपर देने गया भाई, इतना तो याद होगा। मुझे नहीं पता चल रहा कि करंट का यूनिट क्या था, मैंने सी लिख दिया, तो सी लिखने से बेहतर नहीं था कि मैं करंट लिख देता पूरा और साथ में क्या लिख देता एम्पेयर, मैं पूरा प्रेशर लिख देता और साथ में क्या लिख देता पैस्कल, ये तो कर सकता था ना मैं। ये हैं एग्जामिनर से भीख मांगने वाले तरीके कि प्लीज हमें हवाला के नाम पे नंबर दे दें, हम भूल चुके हैं कि इसके पीछे क्या था, तो काइंडली हम पे रहम करें, और हमने एक तरीका इजाद किया है अपने आप को बचाने का, तो प्लीज ये करें। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट इज, आपको एक दिया था मैंने SAPS, उसमें सारे यूनिट्स मौजूद हैं, उसको पढ़ ले, दिया हुआ है ये तो उससे ले ले चलो मैं बताना शुरू करो इसको कि किससे ले ले तो SAPS वाला जो हैंड आउट है उसमें ये सारे यूनिट्स मौजूद हैं, आप देख लें आराम से। सबसे पहले दूसरी चीज, आपको कहा जाता है कि भाई आधे से ज्यादा ग्राफ यूज करें, ये है बड़ा सब्जेक्टिव, मतलब आधे से ज्यादा ग्राफ का क्या मतलब है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे आधा है, सिर्फ वाई एक्सिस पे आता है, या पूरा आधे से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने ग्राफ को एनालाइज करते हैं, आप सिर्फ इतना सा इलाका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने वाई एक्सिस तो पूरा यूज किया है, am I right? आपने एक्स एक्सिस का क्या किया है, you get my point? आपने एक्स एक्सिस का हाफ यूज किया है, नहीं यूज किया। फिजिक्स के अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी आपके बाकी साइंसेस से, फिजिक्स के अंदर ग्राफ में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। मैंने एक फाइल शेयर की थी, आपको याद है, जिसमें मैंने खुद ग्राफ बनाया था 75%। मैंने जो फाइल शेयर की थी वो आप लोगों के पास है, हाँ मैंने ये पूरा पेपर मैंने अटेम्प्ट करके, मैं उस दिन स्कूल गया था, फारिग बैठा हुआ था, मैंने कहा कोई काम नहीं है चलो पेपर अटेम्प्ट करते, तो पेपर अटेम्प्ट करके पूरा ये भेजा था। ये वेंटर क्या इसमें इसमें ये इतना आसान था, नहीं नहीं, ये तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी, इतनी हैरत हो रही थी। ये आपको पता है ये विंटर अभी 2021 में अक्टूबर नवंबर का पेपर है, और इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये ऊपर देखें, ये बोल रहे हैं इसकी वैल्यू बता दो क्या, ये हरकत हो रही है, ये हरकत हो रही है, वैल्यू बता दो क्या, ऊपर देखें ये कह रहे हैं ये रीडिंग लिख दो, देखो ये हरकत हो, ये रीडिंग, ये देखो वोल्ट मीटर बना दो। और अगर किसी ने पानी में वोल्ट मीटर बनाया है से, मतलब ये वाली हरकतें करने से पहले अल्लाह को माने, मतलब यार जरूरी नहीं है भाई। ये देखे मतलब अब कंडीशन किस तरह से आ गई, अब थोड़ी बहुत मैं वही कह रहा हूँ, अकल भी इस्तेमाल करें। आप वोल्ट मीटर यहाँ पे भी बना सकते हैं बेटा, आप वोल्ट मीटर यहाँ पे भी बना सकते हैं, आपको पता है ये सारे पैरेलल में जा रहे हैं, ये सारे पैरेलल में जा रहे हैं, लेकिन पानी में नहीं बनाना। वाटर प्रूफ वोल्ट मीटर नहीं होता, वाटर प्रूफ मोबाइल होता होगा आप लोगों के पास, एग्जामिनर के पास नहीं होता भाई वाटर प्रूफ वोल्ट मीटर वाटर प्रूफ हो भी नहीं सकता। ठीक है, समझ आई बात, ये हरकतें नहीं करनी। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा था, ये चीज अब देखें, लग रहा है ना कि ये फुर्सत से बनाया गया, क्योंकि ये एग्जामिनेशन टेंशन में नहीं बना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज, ये जो जिगजैग नजर आ रहा है छोटा सा, इसे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये क्या, नहीं ये वो है ना, वन नोट है ना, वन नोट जैसा हो जाता है जब इसको फोकस करते हैं ना। अब आप देखें, 0 के बाद एक्स एक्सिस पे क्या है 15, नोट करें एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब है जो वैल्यूज मुझे डेटा में गिवन थी ना, वो शुरू ही 15 से हो रही। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम ग्राफ में जब काम करने शुरू होते हम लिखते 0, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो या तो हमने सोचा 5 यूनिट्स हैं, या हमने सोचा 1 यूनिट, 5 यूनिट ले लेते हैं लेट्स,
तो हम पहले लिखते 5, 10, 15। तो ये वाला इलाका तो वैसे खाली जाता क्योंकि रीडिंग ही 15 से शुरू हो रही है भाई वहां पे। 1 मिनट, आपको समझ में आया मैंने क्या एतराज उठाया? यानी कि 0 से 15 तक ऊपर एक्स एक्सिस खाली होता फारिग बिल्कुल। तो जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस ग्राफ का वो क्या होता? वो यूं होता कि ग्राफ 15 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से शुरू हो रहा होता। तो फिर एग्जामिनर को नजर आता यही जगह क्या कर रहा है ये। Do you get my point? मतलब 10 और 5 की जब रीडिंग ही नहीं है तो आप लेवल क्यों कर रहे हैं? मेरा तो एतराज सिर्फ ये है, इतनी सिंपल सी बात। जब है ही नहीं तो क्यों दिखा रहे? क्वेश्चन ये है, शुरू 15 से हो रहा है तो आप 5, 10, 1, 2 दिखाई क्यों रहे हैं? नहीं बताए ना, फिर नहीं बताए भाई, नहीं बताए। ये सिर्फ फिजिक्स के अंदर एक्सेप्शन है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने ये क्यों दिखाया zigzag? ये ऐसे दिल चाहता था मेरा। किसे कनेक्ट किया 0 से? इस ग्राफ से अगर 5 की वैल्यू चाहिए होगी तो 0 से 15 तक मेरे पास 10 डिविजन है। 10 डिविजन है, कोई मसला ही नहीं है। दूसरा, मैं कभी भी इतना परेशान नहीं होता ग्राफ को लेके। क्यों? ग्राफ तो लव होता है भाई, ग्राफ तो इक्वेशन पे बैठेगा ना, इक्वेशन पे बैठेगा। इक्वेशन की जान कहाँ पे होगी? ग्रेडियंट दे दो मुझे और मैं रिलेशनशिप लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू kx। अब तुम मुझसे पूछो 0.5 पे पूछ लो और बोलो किसी ने रोका मैथ्स के रूल अप्लाई करने से? नहीं, कर लो अप्लाई। इज दिस क्लियर? पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें 0 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने किन को इग्नोर किया है? 5, 10 और 14 तक मैंने सब इग्नोर किया है। 1 से लेके 14 तक सब इग्नोर हो गए, सबको लिफ्ट ही नहीं कराया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं आया हूँ 15, और 15 के बाद क्या है? अब आप नोट करें इनकी प्रॉपर स्केलिंग कैसे पता चली मुझे? जो गिवन डेटा है उसमें कोई ऐसी वैल्यू भी मौजूद होगी जो 15 से 20 तक आ रही होगी। तो मैंने 10 डिविजन्स लिए हैं 5 के डिफरेंस के लिए। अब आप जरा वर्क देने मेरे टर्म में मैं क्या कह रहा हूँ। देयर आर 10 डिविजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15 टू 20। कितने डिविजन्स हैं और कितने वैल्यू का फर्क पड़ रहा है? 5, यानी कि एक वैल्यू कितने की हो गई? 0.5। तो वैल्यू डिवाइडेड बाय डिवीजन, वैल्यू डिवाइडेड बाय डिवीजन गिव्स अस द स्केल। Value divided by division gives us what? The scale. Is this clear? जितना डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस 10 का रखा होता मैंने, 15 के बाद मैंने डायरेक्ट 25 प्लॉट किया होता, तो वैल्यू क्या होती? वैल्यू क्या होती? 10 होती। और डिविजन्स कितनी है? 10। 10/10 क्या होता? 1। जी सवाल? नहीं नहीं, ये काम आप अगर मैथ्स में करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स में आपको ग्राफ बनाना है, उसको इंटरप्रेट नहीं करना। अब बात समझ रहे हैं? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब आप देखिए क्या मैंने वैल्यू जो x पे ली हुई है वही वैल्यूज y पे ली हुई है। ये और भी खतरनाक बात है, मेरा x का स्केल क्या है? डिफरेंट है। y का स्केल क्या है? डिफरेंट है। दूसरी बात, क्या आपको कहीं x y पे नजर आ रहा है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4? नहीं, क्योंकि सबसे कम वैल्यू जो मुझे वहां चाहिए वो क्या है? 0.5 से भी ज्यादा। इज दिस क्लियर? तो अब मैंने श्रिंकेज वहां पे भी दिखाया था, और अब मैं शुरू कर रहा हूँ 0.5, आगे जा रहा हूँ 0.6, 0.7, तो मैं से जा रहा हूँ मैं, कोई मसला नहीं। इज दिस क्लियर? जी सवाल? हम इस चीज को देख के, वेरी गुड क्वेश्चन, इस चीज को देख के स्केल नहीं लिख रहे बेटा, हम इसको देख के स्केल लिख रहे हैं। मैं इसका स्केल क्या लिखूंगा? 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल 0.5 डिविजन्स अलोंग एक्स एक्सिस। मैं हमेशा स्केल ऐसे लिखता हूं कि मुझे हेल्प रहे, मुझे समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा डब्बा कितने के बराबर है? 0.5 के। क्या कि मैं जब भी कैलकुलेशन करूं जल्दबाजी में मैं गलत ना करूं।
मैं पेपर इस तरह से कर रहा हूँ, देखिए ये पेपर मैंने किस तरह से सॉल्व किया हुआ है कि इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डू यू गेट माय पॉइंट? एग्जामिनर आपके सामने मौजूद नहीं है। एग्जामिनर, मैं क्या कहता हूँ आपको, अक्सर कहता हूँ क्लास में, आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचें कि वो फिजिक्स का एग्जामिनर है उसको सब पता है। आप क्या करें, उसको बताएं कि मुझे ये पता है, ये देखो ऐसे होता है। डू यू गेट दिस? डोंट एवर अज्यूम कि उसको सब आता है। भाई आप जितना लिखोगे वो उतने ही मार्क्स देगा ना आपको। अगर उसको जितना आता है उसने उस हिसाब से मार्क्स देना शुरू किया तो आप पास हो जाएंगे। सोचे, एग्जामिनर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो लास्ट वर्कशॉप हुई थी 2019 में, जो जिसमें वो आया था ग्रेस, 75 इयर्स के अंकल थे वो, 75 इयर्स के अंकल थे, वाइट पूरे हो चुके थे, और मतलब स्किन भी वाइट हो चुकी थी उनके ना, बाल तो सफेद थे ही, स्किन भी वाइट हो चुकी थी, और 40 साल से वो चीफ एग्जामिनर थे। चीफ एग्जामिनर, प्रिंसिपल एग्जामिनर होता है, यानी कि एक होता है एग्जामिनर, एक होता है एसोसिएट एग्जामिनर, एक होता है प्रिंसिपल एग्जामिनर। सोचें आप, वो वर्कशॉप करा रहे थे, वर्कशॉप करा रहे थे, आए भी पाकिस्तान में थे, टेंशन ही नहीं भाई, उनको पता है उन्होंने 100 साल जिए थे, अभी तो 25 साल की जिंदगी पड़ी। अरे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इसके साथ आ जाए, अच्छी रेडिएशन आएगी आपके अंदर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको अगर ग्राफ का, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, ये तो हम देख रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला रूल, कहाँ गया रूल? हमारा डिस्कशन था इस पे कि मैं आधे से ज्यादा इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगा। आधे से ज्यादा मैं इस्तेमाल उस वक्त कर पाऊंगा जब मुझे ये हरकत नहीं करनी पड़ेगी कि एक्स एक्सिस पे मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज हैं जो डेटा का पार्ट ही नहीं है, वाई एक्सिस पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज हैं जो डेटा का पार्ट नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये वो चीज है जो आपको मार्क्स लाई। फिर आते हैं ग्राफ की पेंसिल। भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए पेंसिल इस्तेमाल होती है 2H। 2H पेंसिल होती है, पान वाले से पेंसिल नहीं लेते, स्टेशनरी वाले से लेते हैं। 2H पेंसिल इस्तेमाल होती है, 2H पेंसिल इस्तेमाल होती है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए H भी यूज होती है। ये देखिए ना टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, तभी तो वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि पता चले कुछ बड़े काम हुए हैं। अब आप सुने क्या होने वाला है, अब आप सुने क्या होने वाला है। देखिए जो हम पीछे ग्राफ देख रहे थे, अब मुझे तो एग्जामिनर ने नहीं कहा कि इतना ये ग्लिटर यूज करो, कलर पेंसिल यूज करो। अब मैं ये डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? देखें, अब मुझे ये डिफरेंशिएट करना है ना, आप पॉइंट्स देख रहे हैं, भाई ऊपर चला जाओ। बहुत आ रहा लड़के, बहुत आ रहा चल रहा हूँ, एचपी को 2 दफा। अब आप यहाँ देखिए, मैंने 3 पॉइंट्स वो सेलेक्ट किए हुए हैं जो डेटा वैल्यूज हैं। फर्स्ट को ट्राइंगल में रखा हुआ है, लास्ट को स्क्वायर में रखा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि जो मैं ग्रेडियंट निकालूंगा वो ग्रेडियंट मोर देन हाफ होगा और वो पहले और आखिरी के बीच में होगा। अब आप जरा बात को समझो, 1 2 3 4 5 पॉइंट कहां से बीच में है, नजर आ रहा है, इनके एग्जैक्ट बीच में है। तो अगर ये पॉइंट जैसे 0.7 तो इसमें होना चाहिए 0.78 और 0.8 और 0.8 के बीच में क्या होगा 0.79। यहां तक कि ग्राफ एक्यूरेट बात है। ये कहना पॉइंट आप एचपी पेंसिल को सुधारना करना है, क्या आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा है? अब आप जब ये पॉइंट 2x से प्लॉट करें तो 2x का जो देखो ये ना वो बहुत शार्प होती है उसका नेट,
वो एक दफा प्लॉट होगा और आपको खुद हैरत होगी कि अच्छा बीमार हो जाता है इसके, ठीक हुआ, क्योंकि आप सारी जिंदगी पान वाले से पेंसिल लेते रहे, तो वो तो पेंसिल उसके लिए तो पेंसिल ही होती है, तो वो तो जो भी देगा उसको जो मिली होगी। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब मैं ये प्लॉट करूंगा तब मैं ये मान करूंगा 12 से, और इसके ऊपर मैं एसबी यूज करूंगा, एसबी अलग से डिवाइड और ये क्लैरिटी मेंटेन करना। अगर आपने ये वाली गणना की है, आपके 4 नंबर तो क्या, हाँ अब आप जाए, अब आप पेपर की पतंग बना के, इसका तरीकाकार क्या होता है, आप जब मैं जाता था पेपर देने तो 3 पेंसिल होती थी डिफरेंट, कलर पेंसिल नहीं, हम खवातीन ने कलरिंग नहीं करनी, हम ग्लिटर भी नहीं करना है उसको, हमने एग्जामिनर को इसी में बताना है कि भाईजान ये 2H है, ये HB, और उसको नजर आता है। आप देखें वो इतना फारिग है, बेरोजगार है, वो बैठ के, क्योंकि वो देखें ना वो मुसलमान है ना वो पाकिस्तानी है, तो वो उसकी जिंदगी में महंगाई भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है, कैंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में सब आजाद है। आप बात समझ रहे हैं? तो वो इतने बेरोजगार तरीके से बैठ के देखेगा। दूसरी बात, जब हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो हमारे पास तो वही अगेन पान वाली पेंसिल है, तो हमारा जो एंगल में डिफरेंस आता है वो बाय डिफॉल्ट ही 2 डिग्रीज का आता है। क्या मतलब है इस बात का? हम स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं? वो मोटी वाली पेंसिल से, वो भी हमने शार्प तो की भी नहीं है। अब वो मोटी वाली पेंसिल अगर शार्प हो भी जाए तो जैसे ही आप उसको टिप पे रखेंगे वो अपने वजन से टूट जाएगी, उसमें से 4 बन जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है? ये वो मसले मसाइल है जिनका इलाज है, जिनका इलाज है। इलाज क्या है कि आप डिफरेंट लेट यूज करें। अब जब वो 4 बन जाएंगे तो आप 4 तरह से एंगल मेजर कर सकते हैं उसमें, तो वो आपके एग्जामिनेशन मार्किंग स्कीम से वैसे ही रेंज आउट हो जाएगा बेटा। जहां उसको 47.1 डिग्री चाहिए था, आपका आई 47.5 के बाद की कुछ कहानी होगी। इज दिस क्लियर? तो मेंटेन डिफरेंट, ये करना पड़ेगा। फिर आते हैं आगे। ये जो पेंसिल के टूल्स हैं वो आप हर पेपर के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ की लॉजिक है ये सिर्फ फिजिक्स में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए ये रूल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको सिर्फ वो एक ही स्केल चाहिए जो यूनिफॉर्म हो पूरे एक्स पे पूरे वाई पर, वो इस तरह से श्रिंकेज अलाउ नहीं करते। पेंसिल तो बिल्कुल समझता नहीं। यस, मिले मिले भाई मिले, डिस्टिंक्शन होल्डर बैठे ना, आपने इग्नोर किया हुआ है। अजीब यार, मतलब आगे आ जाए। ये क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है ये काफी तफसील से डिस्कस हो चुकी है बात। जी, क्या? कौन सी? मैं अपनी आईडी से, सर आप प्लीज व्हाट्सएप खोल के वो चैट शेयर कर दो। जी जी, एक मिनट होगा, ये यार बड़े इसके अबू फिर बोलेंगे वाकई में पढ़ रहा है। ठीक है, यार इसके आईडी पासवर्ड को यहाँ शेयर करता था ना। ये लें। हाँ, अब आप सवाल कीजिए। वैल्यूज देखें, वैल्यूज देखें।
वैल्यूज क्या है? सबसे पहले तो भाई सवाल आया बड़ा इंपॉर्टेंट, सर आपने स्केलिंग का कैसे सोचा? इसका जवाब देते हैं आपको यहाँ पे स्केल दिखा के। यहाँ पे स्केल कहाँ है? ये रहा। तो ये पता चलता है इस चीज से कि ये आपकी रेंजेस क्या है। उन्होंने कहा था कि आप ग्राफ बनाएंगे बिटवीन एल एंड टी स्क्वायर। देखो मुनीब, तुम्हारे सवाल का यही जवाब आ गया, पहले वाली वैल्यू मिसिंग है। मिसिंग है ना, T10 7.6 है, बाकी मिसिंग है। लेकिन हाँ मिसिंग है ना, जरूरी नहीं ये 7.6 पीछे कैलकुलेट किया हुआ हो, ये भी जरूरी नहीं है, ये जहन में रखना, ये जहन में रखना, ये जरूरी नहीं है। तो इन दैट केस आप 15 वाली रीडिंग छोड़ देंगे। दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड। आप शुरू कहां से करेंगे? आप एक्स एक्सिस पे शो करेंगे 15, 20, 25, 30, आप पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे 20 से 35 तक। देन आप कोई गेस करेंगे, कोई भी अप्रोप्रिएट जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद यू वुड बी राइटिंग 7.5 है या 7.6 है। इसमें आपको सबसे पहली चीज एक्सट्रापोलेशन वाली बात है, इसमें आपको सबसे पहली चीज ये देखनी पड़ेगी कि आप 7.6 तक एक्यूरेट कैसे पहुंच रहे हैं, वो आपको ग्राफ की शक्ल बता दी होगी। ठीक है, अब आप देखो, नोट करो, आप नहीं 20 से लेके 35 तक तो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, 15 पे एक ना एक तो वैल्यू मिल जाएगी ना हमें एक्स एक्सिस के हिसाब से, अगर हम ग्राफ को रीड कर रहे हैं। देखो अगर तुमने ग्राफ उस लॉजिक से बनाया हुआ है कि डिफरेंट पेंसिल एंड ग्राफ तुम्हारा शार्प है, तुम पूरे होशो आवाज में हो। बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसिस है कि पेपर जब मुझे मिला है, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, तो मेरी आंखें भी सही खुली भी होंगी, मेरा दिमाग भी सही चल रहा होगा, मैं परेशान भी नहीं होऊंगा, तो मैं ये माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स रखूंगा अपने साथ। अगर मैं थक गया हूँ, अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा था, मुझे कुछ नहीं आता, फिर तो मैं बोलूंगा यार मुझे 4 पॉइंट चाहिए ग्राफ पे, किधर भी आओ और जैसे मर्जी करके बनाओ, निकलो यहाँ से निकलो। ये होता है सबसे पहले अटेम्प्ट करना है एटीवी में ग्राफ का क्वेश्चन। एटीवी में ग्राफ का क्वेश्चन अगर आप सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं कर रहे, पेपर 2 के अंदर आप सेक्शन बी सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं कर रहे, आप अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरे मशवरा, बाकी देखिए मैं आपको सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ, कबर का हाल मुर्दा जानता हूं। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो कह दिया वो बेस्ट है, यू आर एडवाइज टू डू दिस, बेस्ट इज अप टू यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, अगर है तो करोगे ना, जबरदस्ती थोड़ी मतलब ले जाओ। आते हैं उसके ऊपर भी। अब आप देखो वाई एक्सिस पे वैल्यूज देखो, 0.58, 0.79, 0.98, 1 ये जा रही है वाई एक्सिस पे। अब मुझे ऐसा ही स्केल चाहिए ना जिसपे 0.5 भी नजर आए, जिसपे 0.8 भी नजर आए। इसका मतलब है कि अब जब मैं y एक्सिस पे डिवीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू 0.58 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1.39। इसका मतलब है कि मैं मिनिमम शुरू करूंगा 0.58 मैंने लिख ली, और मैक्सिमम मुझे जाना चाहिए लेट से 1.50 तक। ये मैंने कहां से डिसाइड किया? ये सिर्फ सिंपल लॉजिक है, सिर्फ अकल है। यार मुझे यहाँ 1.39 नजर आ रहा है तो मैं 1.5 तक चला जा रहा हूँ। अब मेरा स्केल खुद ब खुद सेट हो जाएगा कि यार ये 0.5 है, तो 10 डिविजन्स के बाद लेट से मैं ले लेता हूँ 0.6 ले लेता हूँ, फिर मैं 0.7 ले लेता हूँ, फिर मैं 0.8 ले चला जाएगा। अगर 10 डिविजन्स पे ये आउट हो रहा है तो इसी को फिर मैं 5 डिविजन्स पे ले आऊंगा, 0.6 फिर 0.7, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए ग्राफ प्लॉट करने। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम ही को इग्नोर कर देंगे, आप कभी भी ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है मेंटेन 2 डेसिमल प्लेसेस, तभी अप्रोक्सीमेट भी नहीं हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोला हुआ, इसमें इसने बोला हुआ 2 डेसिमल प्लेसेस। कम से ज्यादा भी जाएगा ना मेरा बच्चा, स्केल तो हमेशा कम से ज्यादा। ये मिस किया आपने बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 0, नहीं है तो फिर आप आगे भी जा सकते हैं। तो श्रिंकेज वाली बात में कर रहा हूँ।
यार अब मुझे इसकी बातों का भी जवाब देना पड़ेगा। यार ये एक अच्छा बच्चा परेशान हो गया। हाँ क्योंकि पहले वाली वैल्यू चाहिए नहीं, जब है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। वरना फिर अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर मैं इसे 0.1 दिखाता हूँ या मैं इसे 0 से शुरू कर रहा हूँ वाकई में, और उसके बाद में 10 के बाद 0.1 दिखाता हूँ, तो वो आधा तो खाली रहेगा मेरा। यार एक एक देखो, ये जरूरी बच्चा सवाल कर रहा है, ग्राफिकल कैलकुलेटर। पानी पी ले बेटा, थक गया पानी पी। ग्राफिकल आउटसाइडर्स जलील कर रहे हैं तुम्हें। क्या तो फिर आप 75% यूज कैसे करना, फिर आपका ग्राफ पेपर एम्प्टी रहेगा। अगर आपका ग्राफ पेपर 75% एम्प्टी नहीं रह रहा, सब अलाउड है। पहली प्रायोरिटी क्या है, 75% होना चाहिए, पॉइंट्स के लिए पेंसिल डिफरेंट होनी चाहिए, स्केल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जब मैं अपने पेपर देने जाता था ना, मैं 8 से 10 ग्राफ हाथ से गुजार के जाता था। आप लोगों को सवाल सुन के मुझे ये लग रहा है कि आपने आज तक बनाए 2 ग्राफ। आप यकीन करें, मतलब ये जुल्म की इंतहा है बेटा। एटीपी के सिर्फ ग्राफ के अंदर टाइम लगेगा, बाकी तो आपने वही करना है, पैरालैक्स एरर, एयर फ्रिक्शन, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, खत्म। पता भी नहीं चलेगा पेपर किधर गया, और फिर आप एडी इधर उधर देख रहे होंगे। हो गया खत्म। फिजिक्स के पेपर में आपके पास बहुत टाइम, फिजिक्स खत्म हो जाएगी, आई कैन गारंटी, पहले खत्म हो जाएगी। हाँ कोई और सवाल, आगे चलें। स्केल लिखना जरूरी नहीं है, लिख दें, शो ऑफ कर दिखाएं उसको। बाय एक्सिस से टच करना। मैं तो ओरिजिन से पास करा, उसने बोला ओरिजिन से पास होना चाहिए, उसने इंस्ट्रक्शन दी है क्लियरली। हाँ, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस स्प्रेड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस स्प्रेड, स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस स्प्रेड। स्ट्रेट लाइन कभी भी हवा में नहीं होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो वाई इंटरसेप्ट पे एंड करेगा, ये हमेशा सेफ साइड है, ये हमेशा स्ट्रेट सेफ साइड है। जरूरी नहीं है कि हमेशा करें, लेकिन अनस ये जहन में रखना कि जब आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहे होते हैं तो आप ओरिजिन को ले नहीं रहे होते जबरदस्ती, आप पॉइंट्स को ले रहे होते हैं कि कितने ऊपर है कितने नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई। मेरे पॉइंट्स भी सही हैं और ओरिजिन से भी पास होते हैं क्योंकि स्केल सही है। देखिए आप, ये गिवन होता है, लेकिन एक मिनट, एक और मजे की बात है, ग्राफ क्वेश्चन में मैं कह देता हूं आपसे एग्जाम में, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन में कर्व की बात बी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन बी बन सकती है। देखें, अब लाइन के अंदर तो सब चीजें आएंगी ना, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। देखें, अगर स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब है कंफर्म्ड है, आपने रूलर यूज करना है। अगर लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, अब आप क्या हरकत करते हैं, आप ये हरकत करते हैं कि आपके पास पॉइंट्स आते हैं, अब आप बना रहे हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, अब आप ये हरकतें कर रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनावे इसको। इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन, इन सबसे पास हुई। हाँ तो ये दोनों नहीं आएंगे, नहीं आए,
ये थोड़ी करूंगा मैं इसके लिए, यही नहीं करना, यही नहीं करना। नहीं दो, वो तो आपने फिर फिक्स कंडीशन कर दी ना। देखिए आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है, ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनी है ना, इसमें ये नहीं आएगा। अच्छा बीच में से शुरू करेंगे तो आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि इक्वल पॉइंट्स इधर उधर है? फिर तो सवाल में लिखा हुआ होगा ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जब बीच में से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कर्व भी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ये बन रही है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट में ऊपर और नीचे इक्वल पॉइंट्स होंगे, और अगर आपसे कह देते हैं कर्व है तो फिर आपने फ्री हैंड कर्व बनाना। कर्व का मतलब ये नहीं होता बेटा, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, सामने बहुत जरूरी बात है। कर्व का मतलब ये नहीं होता कि हम ये हरकतें करेंगे जो हमने एक दो दफा देखी है पेपर में, वो भी मुझे याद आ गया आप लोगों के लिए। कर्व बना रहे हैं और स्ट्रेट रूलर की मदद से कर्व बनता है। यहाँ पे ये वाला लेवल आपको पता है, ये कर्व है, ये कर्व है। अब उसको कर्व लग रहा होगा, ये कर्व तो फ्री हैंड होता है ना। आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? मैंने रूलर उठाया, दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया और मैं बोल रहा हूँ कर्व है। ये कर्व नहीं होगा भाई, कर्व होगा स्मूथ हैंड से बन रहा होगा। ये भी हुआ है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए आगे। Plots should be joined with the appropriate straight line or curve. That means it could be given in the question कि आपको क्या बनाना है, आपको जो दिया हुआ होगा आपको वो देख के बनाना है। Then it says graphs are used to identify trends or relationships. Make sure कि आपने जो ग्राफ बनाया है उससे वो ट्रेंड और रिलेशनशिप आप खुद भी सही से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप गलती ना कर रहे हैं। फिर आते हैं आगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ये फॉर्मूला हमें गिवन है, तो हम इसे कह लेते हैं कि आर्स वर्ग 0 है, अर्निंग्स उस वक्त क्या होंगी? 0 होंगी। आर्स वर्ग अगर 1 कर लेंगे तो अर्निंग्स 9 आ जाएंगी, आर्स वर्ग अगर जो है वो 2 होंगे तो अर्निंग 18 आ जाएगी। एम आई राइट? इसका मतलब ये कि यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 9x लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कहते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो वो एक तो स्ट्रेट लाइन होगी, दूसरा ये कि वो कहाँ से भी पास हो रही होंगी, ओरिजिन से भी पास हो रही होंगी। उसकी शक्ल को जैसी होगी, इसमें गलती निकाले, गलती निकालें इसमें। जबरदस्त। यूनिट कहाँ है इसका? और गलती, और गलती, और गलती। एक्सेस तो लेबल है ना, ये लेबलिंग ही तो है। क्या ये भी लेबलिंग? नहीं, उसमें तो बेस्ट फिट की बात ही नहीं ना, तो स्ट्रेट लाइन बनी है सिंपल, क्योंकि बड़े आइडियल पॉइंट्स थे तो कोई टेंशन ही नहीं। गलती अभी भी है क्या? y is equals to 9x क्या? इसको इग्नोर करें, इग्नोर करें, गलती बनाए, अभी भी गलती है। आधे से ज्यादा ग्राफ कवर नहीं है, सबसे बड़ी गलती। मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं वो आपको क्या कैसे समझाऊं कि उसने मुझे सिर्फ इतना सा एरिया दिखाया हुआ ग्राफ के लिए, बाकी तो मैंने खुद अपनी होशियारी में प्लॉट किया हुआ है। ये तो था ही गिवन, ये तो मैं खुद लगा हुआ था जगह घेरने के लिए। ये डेटा में कहाँ था? डेटा में कहाँ है? ये हाफ से ज्यादा किस कैलकुलेशन से मेरा बच्चा? ये वाला इलाका, ये पूरे ग्राफ का 75%, ये तो 30% भी नहीं है। आइडियली होना क्या चाहिए था? 0, यहाँ कहीं होता 1, यहाँ कहीं होता 2, और ये 3 पॉइंट्स फिर यूं आते हैं ना, मतलब जैसे भी जाते हैं यार, मतलब ये स्केल 1 to आगे होते हैं,
ये 1 2 पीछे क्यों है? गेट माय पॉइंट। दो गलतियां पकड़ ली, अभी भी ये गलती है तीसरी। वो तो बेसिकली प्रिंटिंग का है, मतलब उसकी अभी एक और गलती है, बहुत बेसिक सी गलती। इसका यूनिट था, देखिए यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। क्या इग्नोर ये अर्निंग्स और पाउंड के बीच में तो मैं फिजिक्स के ग्राफ अगर निकाल के बनाऊंगा तो सही बनेंगे ना। अर्निंग्स हमारी फिजिक्स के हिसाब से बात करें, अर्निंग्स इज अ क्वांटिटी, पाउंड इज द यूनिट। अर्निंग्स कैन बी इन डॉलर्स, अर्निंग्स कैन बी इन रुपीस, यू गॉट माय पॉइंट। तो देयर हैज टू बी अ डैश इन बिटवीन अ क्वांटिटी एंड अ यूनिट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। परेशान क्यों हो गया, शक्लें क्यों बना रहा है? पढ़ा मैं रहा हूँ, जेल में रहा हूँ, परेशान हो। अजीब। अब ये देखते हैं इससे हमें क्या समझ में आता है। ये मैंने डिस्कशन कर लिया था आपसे ऑलरेडी कि हमें कैसे निकालना है ग्रेडियंट राइज ओवर रन। अब ग्रेडियंट के कुछ आदाब हैं। सबसे पहली चीज, हम हमेशा ग्राफ में ग्रेडियंट निकालते हैं हवा में, जैसे मैंने निकाला। और कहाँ है ये? इधर। इसका कोई सबूत यहाँ नहीं है। तो पहली चीज, अब सबसे पहले तो आपके पास दो तरह के देखे पॉइंट्स होंगे। एक वो पॉइंट होंगे जो आपने डेटा से प्लॉट किए, लेट से वो कुछ ऐसा है। अब मैं जिनसे ग्रेडियंट निकाल रहा हूं मैं उनको अलग से डिजाइन करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप ग्रेडियंट के लिए सिलेक्शन करते हैं, आप हमेशा ये जहन में रखेंगे कि आप उसकी कंडीशन ये रखते हैं कि वो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में होता है। फर्स्ट और लास्ट के बीच में होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो भी लाइन सेगमेंट बीच में बचती है उसका मोर देन हाफ का ट्राइंगल बनता है। यानी कि अगर आपने ये सिलेक्शन की है ऐसे, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो भी लेंथ है, क्या जो आपने ट्राइंगल बनाया ये इसके हाफ के आसपास है? छोटा सा है ये, ग्रेडियंट नहीं है। तो फिर आप ग्रेडियंट निकाल ही क्यों रहे हैं ग्राफ से? देखिए इस पे पॉइंट कितना वैलिड उठा है। सर आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं डेटा टेबल से, तो अगर आप टेबल से निकाल रहे हैं, एक मिनट, अगर आप टेबल से निकाल रहे हैं तो आपको ग्राफ की क्या जरूरत थी? नहीं ले सकते ना। यानी कि ये जो रेड वाले पॉइंट्स हैं ये तो वो है जो डेटा से प्लॉट किए थे आपने। अब मैं इन्हीं से अगर ले रहा हूं, मैंने ग्राफ बनाने के बाद इसी से लिया है, तो सोचो एक मिनट के लिए, ये तो वो पॉइंट्स है जो पीछे लिखे हुए थे टेबल पे, ये तो वो लिखे हुए हैं। तो उसके लिए क्या इसकी जरूरत थी? एक मिनट, क्या दो रैंडम पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर सकते थे? x1 y1 x2 y2 वहीं पे निकाल लेते, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। उसके लिए इसकी क्या जरूरत थी भाई? बात समझो, पॉइंट्स के बगैर ग्रेडियंट निकाल लेगा? एक मिनट, एक एक ही कर। हाँ, आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट ग्रेडियंट फ्रॉम ग्राफ और फ्रॉम टेबल। पहली चीज आप ये देखें ना, वो कहता है ग्रेडियंट निकालो, कहां से? ग्राफ से निकालो। अब अगर आपको कह रहा है कि ग्राफ से निकालो और आप टेबल पे जा रहे हो, तो वो तो चाह रहा था आपके सवाल के हिसाब से कि मैं गलत ग्रेडियंट चाहिए मुझे, तो उसने मार्किंग इसकी में गलत ही निकाला हुआ होगा ना। तो आपको तो अभी गलत काम करना है, टेक इट दैट वे। अगर आप उसको डेटा टेबल में से निकाल के दे रहे हो बेटा, तो वो तो मांगा ही नहीं है उसने आपसे। अगर उसने वो मांगा है तो वो आपसे कभी भी ग्राफ नहीं बनवाएगा, बोलेगा भाई ग्रेडियंट निकाल दे ऐसे ही। हाँ, फिर आपके इस बात के देखें, ग्रेडियंट की वैल्यू सेम आई, आ गई, लेकिन आपने जब ट्राइंगल बनाया तो उसको नजर आया कि आपने ये वैल्यूज यूज किए। अब आपको इसका नंबर नहीं देगा। एक छोटा सा ग्रेडियंट निकालने के 3 से 4 नंबर होता है। कभी आपने गौर किया क्यों? ट्राइंगल देखता है, लेंथ देखता है, पॉइंट्स की सिलेक्शन देखता है, फिर आंसर देता है। ग्रेडियंट का 1 नंबर है। अब तो उसको क्या चाहिए? वैल्यू।
अब आप अगर वो वैल्यू दे दें डायरेक्ट, ठीक है, दे दें डायरेक्ट, क्योंकि उसने मांगे ही नहीं आपसे, उसने डिटेल पूछी ही नहीं आपसे कहाँ से आई क्या नहीं आया, तो फिर आप परेशानी की बात नहीं जी। आपने जो देखें मेरी जो ग्राफ की जो ग्रेडियंट की सिलेक्शन है वो ये तो गलत है यहाँ पे जो हुई थी, सही है। अब आते हैं सही वाले पॉइंट। मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, पॉइंट 1 पॉइंट 2, इसका पूरा मैं ट्राइंगल यहाँ दिखाऊंगा और डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, कभी भी मैं ब्लॉक लाइन नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, हमेशा मैं डॉटेड लाइन दिखाऊंगा। अब मैं उस ये दिखाना जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं। अब मैं यहीं पे ग्राफ में लिखूंगा दिस इज राइस, दिस इज रन, यहीं पे मैं निकाल के दिखाऊंगा उसको ग्रेडियंट। अब आप इसको पूरा बने हुए फीचर में देखें। अगेन ये पेपर इसीलिए शेयर किया गया था कि आपको ये सारी बातें यहाँ नजर आए। ये सब भेज चुका हूँ मैं, क्या करूँ, ये सब भेज चुका हूँ मैं, पूरा पेपर सॉल्व हुआ, पीपीटी मिल जाएगी आपको। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें प्लॉटेड पॉइंट्स कौन से, अलग से नजर आ रहे हैं प्लॉटेड पॉइंट्स कौन से, 1 2 3 4 5, ये प्लॉटेड पॉइंट्स है। जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये क्या इस सिलेक्टेड लाइन का मोर देन हाफ कवर कर रहा है, यस। राइज और रन लिखा हुआ है, ये करना पड़ेगा। मैंने इसका आंसर बड़ी तफसील से दिया है क्वेश्चन में, वो कहता है, देखें इसके क्वेश्चन को, वो क्या कहता है, शो योर डिटरमिन द ग्रेडियंट ईयर ऑफ योर लाइन, सी रीड दिस क्वेश्चन, शो योर वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ द वैल्यूज। नंबर कितने दिए, 2। इसने मुझसे क्या डेटा के बारे में सवाल किया है, इसने इसके बारे में किया, लेकिन फिर वही बात है कि वो डेटा पे जा रही है ना, वैल्यू तो सेम आएगी, वैल्यू तो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि उसको प्रोसीजर चाहिए, उसको ये देखना है। दूसरा, आप इसकी एमएस पे जाएं, आपको इसकी एमएस पे भी नजर आएगा, मैं आपको एमएस पे दिखा देता हूँ इसकी, इसमें क्या मसला है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए ना कि यार जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो कितनी खतरनाक हद तक ऑथेंटिक है। कौन सा था भाई वो, 2019 2019 और 2021 का 4-1 है, 1 मिनट, हाँ बेटा, अगर आप बातें करेंगे तो फिर मैं वो बातें भूल जाऊंगा जो मुझे आपसे करनी है, तो फिर मैं आपकी तरफ ध्यान भी ज्यादा नहीं दे सकूंगा। ये जो दूसरे टीचर्स के लोग आए हुए ना, ये सही नहीं है, इनको बैठने बैठने का कुछ पता वता नहीं, तो हमारे लोकल है ना वो सही है, ये पीछे जो बैठे हुए ये बात है, नहीं ये मेरे सामने सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाँ, वो यहाँ होगा। तुम तो रहने दो, तुम्हें इतना अच्छा तारिक रोड पे लोकेशन नहीं मिली, जाओ यार, रहने दो, मतलब पार्किंग आधे घंटे तक तो खैर गलत है, ज्यादा तो तुम क्या हवाई जहाज ले आए थे, लाइक वीगो तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ला सकते हैं, एक बैठा हुआ है और एक आया नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये देखो एमएस, भाई वापस आ जाए, गांव में बिजली आ गई, एमएस। अब जब आप इसकी मार्किंग स्कीम रीड करते हैं तो आपसे वो क्या कह रहे हैं, आपसे वो कह रहे हैं वर्किंग शोन ऑन ग्राफ यूज मोर देन आधी दी लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट प्लॉट रेंज है, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हैं कि वर्किंग शोन ऑन ग्राफ में आपको देना ही टेबल है, डेटा टेबल यूज करना ही करना है, तो आपको लग रहा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे है, जबकि एग्जामिनर ऐसा नहीं चाह रहा। एक एक करके सवाल करें और बी सीरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहस किस बात पे कर रहे हैं ये 3-4 लोग, बहस इस बात पे कर रहे हैं कि सर हमें पता है स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट कहीं से भी निकाली जाए सेम होती है, सबकी सेम होती है, हमें पता है, लेकिन हमारा एतराज ये है कि भाई एग्जामिनर कहता है कि वो वैल्यू सेलेक्ट की जाए जो प्लॉटेड ना हो, चाहे आंसर गलत हो चाहे आंसर सही हो, आपने अपनी फिजिक्स नहीं जाननी,
जो उसने दिखाया है वो इस्तेमाल करना है। एंड ऑफ स्टोरी। आपको कोई सवाल? ओके, आगे चलते हैं। इससे पहले कि ज्यादातर लोग सो जाएं, हमने एक पेपर भी सॉल्व करना। व्हाट्सएप उधर है। इनवर्स प्रोपोर्शन पे आते हैं, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेट किया के हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से हमें पता चला कि आ रहा है 20, फिर हमने इसको फिल कर लिया 20, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, ये सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हैं। उसके बाद फिर हमने ग्राफ बनाया, इसमें गलती गलती आइडेंटिफाई होगी, सॉरी। जबरदस्त। यहाँ पे क्वांटिटी भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है। सेम यहाँ पे भी क्वांटिटी भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है। इनवर्स है ना। क्या और गलती बनाए? जल्दी जल्दी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक्सट्रापोलेशन है, जबरदस्त। ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। ये कि ये मोर देन हाफ है, ये गलती नहीं है, मोर देन हाफ है, ये बर्दाश्त के काबिल। ओरिजिन वो बता रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, क्या कह रहा था कोई और? जब टेबल में ही नहीं है तो फिर आप कैसे जा रहे हैं? अगर ये ऐसे ही जो हरकतें हैं ना, ये आपको वहीं लेके जाएंगी जहां बाकी गए। इतना दुख हो रहा है मुझे कि इतने अच्छे बच्चों की डिस्टिंक्शन नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि आप जैसे अच्छे बच्चों का भी वही आउटपुट हो जो उनका रहा है, मैं नहीं चाहता। क्यों? सिर्फ हंसी मजाक तफरी। और 2 लोगों ने तो एडमिट किया कि उस सेंटर के अंदर दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने पेपर को वो टाइम नहीं दे सकते। 2 लोगों ने सीरियसली एडमिट किया। देखिए, ए लेवल में डिस्टिंक्शन लाना 2 तरह से पॉसिबल है, या तो आप बहुत बड़े चीता हो, या आपका सब्जेक्ट वो हो जो दुनिया में एक ही बंदे ने लिया हो। तो वो आपको नजर आता है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में डिस्टिंक्शन आ रही है, तो जेंडर स्टडीज में डिस्टिंक्शन आ रही है, तो वो खलाए मखलूक टाइप के लोग होते हैं, कम ही होते हैं, अपेयर ही कम होते हैं, तो जिसका पेपर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है उसकी डिस्टिंक्शन बन जाती है। तो आप कोशिश करें कि पर्शियन में अपेयर हो जाए ए लेवल, तो शायद आ जाएगी। बहरहाल ये सारी मजाक की बात थी। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? आप जितनी भी मेहनत कर सकते हैं अभी कर। अभी आपका कंपटीशन मार्जिन आसान है, सारे बच्चे ज्यादातर चिल होते हैं, उनको कोई फोकस नहीं होता कि बस उनका टारगेट ज्यादा से ज्यादा भी क्या होता है, या स्ट्रेट ए स्टार्स आ जाए, ये ज्यादा से टारगेट होता है। और वो टारगेट क्यों होता है ज्यादा से ज्यादा? ये क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन या अच्छी स्कॉलरशिप इसी के ऊपर है। तो अगर आप कोशिश थोड़ी सी करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। और एटीपी में हमेशा ये कहता हूँ कि वो पेपर होता है जो आपके ग्रेड को या तो ए स्टार से ए बनाएगा या ए से ए स्टार बनाएगा। ये बच्चे नहीं सोचते, ये बच्चे नहीं समझते, ये बहुत डैमेजिंग होता है। अच्छा, ये लीनियर रिलेशनशिप है। अगर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे तो दिस वुड बी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसका c 0 नहीं है। अगर हम देखें इस वक्त इसका c क्या है? 20। जबरदस्त, ठीक है, c 20 है इसका। तो इसमें हम ये नहीं लिख सकते कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल y और x प्लॉटेड है, तो हम यहाँ पे ये कभी भी नहीं लिख सकते कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली रिलेटेड, या रिलेटेड इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, या इंक्रीजिंग रिलेशनशिप। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है? पॉजिटिव ग्रेडियंट हो सकता है, पॉजिटिव ग्रेडियंट। अच्छा, जब आप ग्रेडियंट मेजर कर रहे होते हैं, अब आगे जा रहे हैं हम, तो ट्राइंगल बनाते हैं, पेयर लाइंस होनी चाहिए, ट्राइंगल आधी लेंथ से ज्यादा का होना चाहिए, ये आपको मिल भी जाएगा। अब आते हैं कि 3 टर्म समझनी है, एक्यूरेसी, एरर, प्रेसिजन।
एक्यूरेसी का मतलब ये होगा कि आपकी वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू कितना क्लोजली मैच करते हैं, कितना कम डिफरेंस है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहती थी कि आंसर आना चाहिए 9, आपने आंसर निकाला 9.1, 8.99, इसका मतलब है योर डेटा इज एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ करेक्टनेस, कितना करेक्टेड है, यानी कि कितना करेक्टेड का क्या मतलब है, कितना करेक्टेड का क्या मतलब है भाई, कितना करीब है एक्सेप्टेड वैल्यू के। इज दिस क्लियर? एरर का क्या मतलब होगा, कितना दूर है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्यूरेसी। आपने 9 आंसर लाना था, आपका 19 आया हुआ, पारे का आंसर बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं हो सकता। 10% प्लस माइनस 10%। इसमें जो सवाल आता है वो वही वाली बात है कि हमने आंसर निकाला था 49.1 और वहां करेक्टेड आंसर था 49.9, तो हमने कहा कि नहीं ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है। याद आया? सर बिल्कुल गलत है सर, मेरा 49.1 आया सर, 49.9 ऊपर लिखा हुआ है, कैसे जस्टिफाई हो सकता है? तो भाई ये 10% की रेंज में दिस इज जस्टिफाइड। इतने एक्यूरेट नहीं हो सकते हम और हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और हमारा ह्यूमन रिएक्शन टाइम कि हम परफेक्ट आइडियलिटी में जाएं। बात समझ में आई? तो विद इन 10% हर एक में, पेपर 2 में भी, पेपर 4 में। नहीं आ रहा क्योंकि 10% का फर्क था, लेकिन वो था 49 का 10% क्या होगा? अगर 4.9 होगा तो 4.9 इसमें ऐड कर लो और 4.9 इसको माइनस कर लो, तो इसका मतलब ऐसे ही है। शायद यार आउट हो जाएगा, शायद यार आउट हो जाएगा, शायद यार निकल जाएगा। प्रेसिजन का क्या मतलब होगा? हाँ, क्लोजनेस ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज। क्या प्रेसिजन का एक्यूरेसी से कोई ताल्लुक है? प्रेसिजन का एक्यूरेसी से कोई ताल्लुक नहीं। आपका डेटा प्रिसाइज हो सकता है, लेकिन वो साथ में इनएक्यूरेट भी हो सकता है अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है या आप में ही कोई एरर है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सपेरिमेंट प्रिसाइजली गलत किए जा रहे हैं। अब आप जुमले पे गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक एक्सपेरिमेंट प्रिसाइजली गलत कर रहे हैं, आपके आंसर में प्रॉक्सिमिटी तो है लेकिन माशाल्लाह कंटिन्यूसली गलत है। तो ये लेवल होगा कि आप प्रिसाइज तो है, कंसिस्टेंट भी है माशाल्लाह, लेकिन आप किसी काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एक्सेप्टेड आंसर था वो 10 था, आपने 3 दफा एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद भी आंसर निकाला 20, 20.1, 20.2। तो ये क्या है? प्रिसाइज है माशाल्लाह से, है, बच्चे को प्रिसीजन के नंबर देने चाहिए, लेकिन वो अलग बात है कि वो है गलत, लेकिन वो मांग रहा है नंबर मुझसे कि सर बार बार गलती की है लेकिन बार बार काम तो एक ही किया है ना। तो एक्यूरेट और रिलायबल, ये प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट अनरिलायबल, ये तो इसमें तो प्रिसीजन है ही नहीं, नो प्रिसीजन एट ऑल। आपको नजर आ रहा है कितना स्कैटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये वही आप वाली मखलूक है कि बार बार गलती किए जा रही है, कोई मसला है दिमागी तौर पे, टारगेट यहाँ था, लगा हुआ वहां है, उस शौक में ना बार बार। चलो बेटा शहरियार बाय। इनएक्यूरेट और अनरिलायबल, यानी कि कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई प्रेसिजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। इस क्लियर? आगे आते हैं। अब कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स हो, तो हमें रिपीटिंग भी करनी है और क्या भी करना है, एवरेज भी लेनी है। हमें पैरेलल एरर रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर टू द रूलर, परपेंडिकुलर टू द सेट स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू द एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखेंगे जहां पे भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं इस चीज के लिए। अगर एक्यूरेसी की बात की गई है और आपसे वो रिमूव भी नहीं हो रही परपेंडिकुलर लेने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, इसका मतलब है कि अब आपके इंस्ट्रूमेंट में क्या है? जीरो एरर। वो स्टार्ट ही जीरो से नहीं होता, वो कैलिब्रेट ही आगे के लिए हुआ है। ठीक है, ये प्रिकॉशन होगा एक्सपेरिमेंट से पहले। देखो सुनो, प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात। एहतियात का ताल्लुक है कि एक्सपेरिमेंट से पहले, जैसे
अगर हम सर्किट की बात करते हैं, सर्किट में आपके ख्याल में प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? फिर आप ग्लव्स और इस पे चलेंगे ना, तो ये आगे की बात है। प्रिकॉशन होना चाहिए कि आपका जो वायर्स हैं वो नीटली कनेक्टेड है। वायर्स नीटली कनेक्टेड है या नहीं है? एहतियात। दूसरी एहतियात, आप जो है वो प्रॉपर अर्थिंग कर चुके हैं या नहीं, या प्रॉपर सेफ्टी है या नहीं, ये एहतियात है। फॉर एग्जाम्पल आप हीटिंग कर रहे हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए कोई एक्सपेरिमेंट है, उसकी प्रिकॉशन क्या होगी? सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, ग्लव्स पहने, कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी पड़ेगी आपको, तभी आप यूनिफॉर्म हीटिंग इंश्योर करेंगे। अगर लिक्विड फ्लेमेबल है तो आप वाटर बाथ के थ्रू या इनडायरेक्ट हीटिंग करें, सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं, एक और चीज भी थी मेरे ज़हन में निकल गई, प्रिकॉशन आएगी अगर कैलकुलेशन की, यानी कि हम फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करें, इसकी प्रिकॉशन क्या हो? ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशन ये होनी चाहिए कि मोर पीपल आर इन्वॉल्व। एक ही बंदा अगर लगा हुआ है तो आपका एक्सपेरिमेंट कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं प्रिकॉशन में कह रहा हूँ ज्यादा लोगों, यानी कि एक बंदा होगा जो स्टॉप वॉच चलाएगा, एक बंदा होगा जो रीडिंग लेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा गन फायर कर रहा है तो उसी के पास स्टॉप वॉच नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई फ्लेयर छोड़ रहा है, लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसी के पास स्टॉप वॉच नहीं होगी, दो लोगों की। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फ्री फॉल मोशन स्टडी कर रहे हैं कि कोई बॉल ऊपर से नीचे जा रही है, तब भी दो लोग होने चाहिए। कोई पेंडुलम का फॉल है, कोई वेदर का फॉल है, वो भी दो लोग होने चाहिए। तो ये प्रिकॉशन होगी। फिर इनमें प्रिकॉशन आएंगी और भी खतरनाक, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज ना, फॉर एग्जाम्पल नो चेंज इन रूम टेम्परेचर, नो चेंज इन विंड स्पीड, ये भी प्रिकॉशन हो सकते हैं। तो इसमें से एक लिस्ट है जो आपको इंशाल्लाह ताला सारे पॉसिबल एस्पेक्ट्स पे ले जाएगी। Improvements that could be done to the experiment, टेम्परेचर कूलिंग कर रहे हैं, अगर हम दो चीजों को ठंडा होने के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, शेप ऑफ बीकर सेम होनी चाहिए, बीकर एक ही सरफेस पे होने चाहिए, सेम रूम टेम्परेचर होना चाहिए, स्टेयरिंग होनी चाहिए, सेम टाइम इंटरवल होना चाहिए, सेम सरफेस एरिया होना चाहिए। और आप पानी ठंडा कर रहे हैं, अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल पे ठंडा करेंगे, गर्म कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल पे गर्म करेंगे। आप पानी ऐड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली पूरे एक्सपेरिमेंट में ताकि आपकी कूलिंग यूनिफॉर्म हो। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हमें इस चीज का खास ख्याल रखना होता है कि हमसे ये कभी नहीं कहा गया कि आप साबित कर दें कि क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 10 में एक दफा पूछा था मैंने आपसे, मैं आपसे ये क्वेश्चन दे देता हूँ आपको एटीवी में कि विच वन इज अ बेटर कंडक्टर। आप देते हैं कॉपर इज अ वेरी बेटर कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड कंडक्टर। भाई उसने पूछा था कॉपर और आयरन में से कौन है, उसने बोला था आप कैसे साबित करेंगे कि विच वन इज अ बेटर कंडक्टर। सो द कंडक्टर दैट बिकम्स टू हॉट टू कोल्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज अ बेटर कंडक्टर। एम आई राइट? Why are we labeling it कि नहीं copper is a better conductor or iron is a better conductor? You don't have to label it. If we are labeling it, that means we are destroying the entire essence. आपने उसने आपसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा था, उसने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप इसको आंसर कर दें। वो तो खतरनाक आखिर लेवल का होगा ना। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब है अब आपकी लक आपके साथ नहीं है, सीधी सी बात है। उसका रीजन क्या है? वो भी कॉमन ही आते हैं। उसका रीजन ये है ना कि आप हमें डिजाइन करना है एक्सपेरिमेंट, अब हमें पूरा सोचना है। जब हम पूरा सोचेंगे तो हमें तो ग्राफ बनाते हुए इतनी परेशानी हो रही है जिसका सब कुछ डेटा दिया हुआ है, पूरा कैसे सोचेंगे? डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट में तो एपरेटस में नहीं भी तब भी करना पड़ेगा, खतरनाक है। यानी कि एटीपी में, देखो एटीपी में ये वाला मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये कभी भी आराम से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू दिस क्वेश्चन, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।
कैलिपर में आपसे कहता हूँ डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इमेज formed through a converging lens is always real. अब पहली चीज आपको क्या क्या चाहिए, आपकी वर्किंग ये होनी चाहिए। आपको सबसे पहले चाहिए apparatus किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए। तो लेंस चाहिए, लेंस स्टैंड चाहिए, मीटर रूल चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ चाहिए, ऑब्जेक्ट पिन ले लें, इमेज के लिए चाहिए, इमेज पिन ले लें, फिर आपको कोई स्क्रीन चाहिए, फिर आपको प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए। ये आपने अपने जहन में, आपकी ब्रेन है सॉल्विंग। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा अगर आ जाए। तो पहली अप्रोच होगी कि आप एक्सपेरिमेंट का apparatus सोचें कि क्या क्या चाहिए। दूसरी चीज होगी आप रेलेवेंट फॉर्मूला क्या यूज करें। फॉर एग्जाम्पल लेंस के केस में आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, मैग्निफिकेशन का पढ़ा, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट। अगर आप ये कहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे आ रहे हैं, तो पहली चीज apparatus, दूसरी चीज फॉर्मूला, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट distance would be varied and image would be obtained. If that image is obtained on the screen, that means image is real. अगर स्क्रीन पे है ही नहीं तो इमेज वर्चुअल होगा। अगर मैं पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर अराउंड फोकल लेंथ घूमे फिरे जा रहा हूँ तो वो हमेशा स्क्रीन पे आएगा। जब वो हमेशा स्क्रीन पे आएगा उसका मतलब है कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा कि रियल साबित हो गया, मैंने ये कहा कि सिंस माय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दैट मींस इट इज अ रियल इमेज। तो डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट वाले फीचर थोड़ा खतरनाक हो गया। अब आते हैं अगर हमें क्या करना है भाई, अगर हमें ये करना है कि इमेज और लेंसेज की बात